Now it's okay, and we are just marching ahead towards reading. Something has been written on the blackboard. You can watch it now, and you can very much watch it. ये भैया बहन बोर्ड पर लिखी हुई राइटिंग आपके सामने है, और इस राइटिंग को एक बार आप ज़रूर से देख लेंगे खूब बढ़िया से, हाँ, जिससे कि सारी चीज़ें आप तक स्पष्ट हो जाएं भैया बहन। अब आइए हम लोग भारत के राष्ट्रपति के विषय में, आज का जो टॉपिक है वो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। भैया बहन, कल के क्लास में हम लोगों ने प्रधानमंत्री की स्थिति को एक बार रिव्यू किया था, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के भेदों को एक बार फिर से देखा था, और इस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री जो संसदीय प्रणाली के संसदीय परंपरा की धुरी हैं, हम लोगों ने कल कहा था द प्राइम मिनिस्टर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये एक्सिस है, प्राइम मिनिस्टर एक एक्सिस है, और पूरी की पूरी संसदीय प्रणाली, जहाँ कहीं भी संसदीय सरकार है वहाँ उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। भैया बहन, राष्ट्रपति की स्थिति प्रधानमंत्री से बिल्कुल अलग है। भारत के राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च नागरिक हैं और सरकार के मुखिया हैं। The President of India is the first citizen of the country as well as the main operator of the parliamentary administration, parliamentary government। अब आपको ये बातें थोड़ा विरोधाभास वाली लग सकती, थोड़ा कंट्राडिक्टरी है। एक तरफ हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री संसदीय सरकार के सेंटर पॉइंट है, दूसरी तरफ कहते हैं कि राष्ट्रपति ही सरकार के मुखिया हैं, देश के भी मुखिया हैं और सरकार के भी मुखिया हैं। तो फिर ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है? तो भैया बहन, यहाँ पर एक चीज़ ये देखने वाली बात है कि सरकार का मुखिया उनको कहते क्यों है, पहले ये हम देखें। सरकार का मुखिया उनको भैया बहन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सब कुछ इन्हीं के नाम से शुरू होता है और इन्हीं के नाम पर समाप्त हो जाता है। जब भी भारत सरकार लिखेंगे तो इट विल बी सिंबलाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सरकार पूरी की पूरी प्रतिबिंबित होती है राष्ट्रपति के नाम से। इसीलिए भैया बहन, आप जब भी भारत सरकार का कोई कैलेंडर देखते होंगे तो सबसे ऊपर में नाम रहता है राष्ट्रपति का, बिकॉज द प्रेसिडेंट reflects the shape and size of the government। राष्ट्रपति ही भारत सरकार को प्रतिबिंबित करते हैं। सरकार का सबसे पहला व्यक्ति राष्ट्रपति है। सरकार का सबसे पहला व्यक्ति राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति भारत सरकार को पूरे के पूरे गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडिया को प्रतिबिंबित करते हैं।
भैया बहन, अब स्थिति जब हम देखेंगे इनकी तो और स्पष्ट हो जाएगी। भारत की संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च कार्यकारी होते हैं। सभी कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स राष्ट्रपति में ही निहित होते हैं, लेकिन इनके सभी अधिकारों का उपयोग भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति को नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति को नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव यानी नाम मात्र का प्रधान कार्यकारी, नोट कर लीजिएगा, नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव नाम मात्र का प्रधान कार्यकारी कहा जाता है। क्योंकि इनकी सारी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग असल में कौन कर लिया? भारत का प्रधानमंत्री कर लिया। संविधान ने दिया राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति से वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो गया प्रधानमंत्री को, लेकिन दिया गया राष्ट्रपति को। अब भैया बहन आप ऐसे सोचिए, मैंने इसीलिए कहा बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको एंजॉय करें कि संविधान सारी शक्तियों का स्रोत है। A constitution is supreme. It is the main originator of all sort of powers. Either the power related to legislature, either power related to executive, or power related to the judiciary. संविधान ही वह मुख्य स्रोत है जहां से विधायिका के लिए शक्तियां निकलती हैं, जहां से कार्यपालिका के लिए शक्तियां निकली हैं और जहां से न्यायपालिका के लिए भी शक्तियां निकल के बाहर आती हैं। तो यहां पर कार्यपालिका शक्तियां निकली, विधायिका तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, वो पढ़ चुके हैं। संविधान से जो कार्यपालिका शक्तियां निकली, एग्जीक्यूटिव पावर्स निकले, वो राष्ट्रपति के लिए निकला। यानी संविधान ने राष्ट्रपति को ही कार्यपालिका शक्तियां दे दी और ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति के हाथों से वो फिसल करके प्रधानमंत्री के पास चला गया, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय सरकार है। संसदीय सरकार में प्रधान की भूमिका प्रधानमंत्री निभाते हैं, मेन ऑपरेटर ऑफ द सिस्टम की भूमिका प्रधानमंत्री निभाते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन होता, अध्यक्षात्मक शासन होता, संसदीय सरकार नहीं होकर के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता, दो तरह की सरकारें होती है ना, संसदीय सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार। अगर अमेरिका की तरह हमारे यहाँ भी अध्यक्षात्मक सरकार होती तो वो संविधान से निकली हुई राष्ट्रपति को गई, वो राष्ट्रपति के पास स्थिर रह जाती। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के पास अमेरिका के संविधान से निकली हुई कार्यपालिका शक्तियां स्थिर हो जाती हैं। इसलिए अध्यक्षात्मक सरकार में अमेरिका में राष्ट्रपति ही प्रधान कार्यकारी है और वास्तविक कार्यकारी भी वही है। हमारे यहाँ उल्टा हो गया, हमारे यहाँ संविधान तो सर्वोच्च है लेकिन संसदीय सरकार अपनाई गई, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं अपनाई गई। और संसदीय सरकार में राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रधान होते हैं, उनकी सभी शक्तियों का उपयोग यानी कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री करते हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ सर्वे सर्वा हो जाते हैं। लेकिन भैया बहन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि संविधान ने अधिकारों को राष्ट्रपति के हाथों में ही सौंपा था, बाद में संसद ने उसे प्रधानमंत्री को सौंप दिया।
लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार में ठीक उल्टी कहानी थी, जिसको मैंने आपको बताया। भैया बहन खूब ध्यान से इन बातों को सुनेंगे। कहने का अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति हमारे परंपरा में सब कुछ है, और दूसरी तरफ कहते हैं सब कुछ हो करके भी कुछ नहीं है। अब ये और कंट्राडिक्शन हो गया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास संसदीय सरकार है, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर चुने गए प्रतिनिधि ही सर्वे सर्वा हो सकते हैं। लोकसभा ही सर्वोच्च सदन है, राज्यसभा नहीं है। राज्यसभा उच्च सदन होते हुए भी लोकसभा से कम महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार राष्ट्रपति महत्वपूर्ण होते हुए भी प्रधानमंत्री से कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री के कार्यों के संबंध में देखा था कि प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोकसभा। तो भैया बहन, राष्ट्रपति को कहते हैं नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव, नाम मात्र का कार्यकारी, और प्रधानमंत्री को कहते हैं रियल हेड एग्जीक्यूटिव, वास्तविक कार्यकारी। और इस बात से आप अब सहमत भी हो गए होंगे और वाकिफ भी हो गए होंगे। तो भैया बहन, राष्ट्रपति की स्थिति को हम लोगों ने देख लिया। अब भैया बहन हम लोग आते हैं निर्वाचन में। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? भैया बहन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मैंने स्पष्ट तौर पर 3 लाइन लिखी है। इन लाइनों को, इन पंक्तियों को मैं पढ़ देता हूं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, नोट करेंगे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल, संक्रमणीय, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, थोड़ा लंबा नाम है ना, लेकिन एक एक शब्द को आप सुनेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। एकल यानी सिंगल, संक्रमणीय ट्रांसफरेबल, समानुपातिक प्रोपोर्शनल, प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशनल प्रणाली सिस्टम, यानी सिंगल, ट्रांसफरेबल, प्रोपोर्शनल, रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। फिर से सुनेंगे एक बार, सिंगल, ट्रांसफरेबल, प्रोपोर्शनल, रिप्रेजेंटेशन सिस्टम या रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम भी आप सकते हैं। हिंदी में क्या हुआ? एकल, संक्रमणीय, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। ये राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है भैया बहन। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, जो इंग्लिश मीडियम के भैया बहन हैं या हिंदी मीडियम के हैं, निर्वाचक मंडल लिख करके ब्रैकेट में इलेक्टोरल कॉलेज अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि ऑफिशियल नेम उसका इलेक्टोरल कॉलेज ही है, के द्वारा होता है। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, इसको हम लोग जो है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है। भैया बहन, एकल संक्रमणीय पद्धति का मतलब है कि मोटे तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में जो 1 या 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, उनको भी सम्मान देने की कोशिश की गई है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति
शब्द ही अपने आप में सम्मान का सूचक है। देश का प्रथम नागरिक के लिए चुनाव हो रहा है, तो जो ऑपोजिशन के कैंडिडेट होते हैं आखिर वो भी राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए ही उम्मीदवारी अपनी जता है। इसीलिए बैलेट पेपर में जितने भी नाम होते हैं भैया बहन, किसी नाम को रिजेक्ट नहीं किया जाता। अर्थात अभी तक क्या देखते हैं, ईवीएम मशीन में देखते हैं 10-20 लोग खड़े हैं, उनका चुनाव चिन्ह बगल में है, जिस नाम को हमको वोट देना उस नाम का हम बटन दबा देते हैं। यहाँ पर ऐसा ही है, यहाँ पर जो नाम है सबों को वोट देना है। अब बड़ा विचित्र बात है, एक व्यक्ति सभी व्यक्तियों को मत दे रहा है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव 3 लोग लड़ रहे हैं तो तीनों को मत देना, लेकिन किसके आधार पर देना है? समानुपातिक आधार पर देना है, प्रोपोर्शनल आधार पर देना है। यानी जिसको हम पसंद करते हैं सबसे ज्यादा उसको प्रथम वरीयता देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। जिनको उनके बाद पसंद करते हैं उनको द्वितीय वरीयता देंगे। उसके बाद जिनको हम सबसे लास्ट में पसंद सबको करना है, रिजेक्ट किसी को नहीं करना है। बार बोल रहा हूं, जिनको सबसे इन तीनों के मुकाबले, इन दोनों के मुकाबले जिनको पसंद किया उन्हें तृतीय वरीयता देंगे, थर्ड प्रायोरिटी देंगे। लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में 100 को रखना है, उन सभी नामों को वोट देने हैं, उन सभी नामों को प्राथमिकता देनी है जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं। अब भैया बहन, किसी व्यक्ति को प्रथम वरीयता का मत कम आया, लेकिन द्वितीय वरीयता का मत उसको बहुत ज्यादा आ गया। अब समझिए बात को, इक्वेशन को, इसलिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब क्या होगा सो देखिए, प्रथम वरीयता का वोट एक व्यक्ति को मिला, लेकिन उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा एक कैंडिडेट को खाली द्वितीय वरीयता का मत मिल गया, तो उसकी गणना होगी। अब गणना की प्रक्रिया है, एक उम्मीदवार को द्वितीय वरीयता का मत बहुत ज्यादा मिल गया, इतना ज्यादा कि जिस व्यक्ति को प्रथम वरीयता तीनों के मुकाबले में ज्यादा है, यानी एक व्यक्ति को प्रथम वरीयता का मत खूब मिल गया, लेकिन कुछ अधिकांश लोगों का उन्हें तृतीय वरीयता मिला। एक व्यक्ति है जिसको सभी जगह से द्वितीय वरीयता मिला, तो भैया भाई लॉजिक ये कहता है कि द्वितीय वरीयता जिसको सबसे ज्यादा आया, अब प्रथम वरीयता वाले को तृतीय वरीयता भी आ गया, तो द्वितीय वरीयता वाला विजेता घोषित हो जाएगा। भैया बहन, तो कभी कभी ये लगता है कि यार इसको तो प्रथम वरीयता आ गया, लेकिन द्वितीय वरीयता दूसरे व्यक्ति को सब ज्यादा आया, सबसे ज्यादा आ गया। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो द्वितीय वरीयता वाले निकल गए, प्रथम वरीयता वाले बैठे रह गए, द्वितीय वरीयता वाला देश का राष्ट्रपति बन गए। और ऐसा बार हो चुका है, आप नाम नोट करिए, वराह वेंकट गिरी, बी गिरी, वराह वेंकट गिरी, बी गिरी हमारे राष्ट्रपति थे, उनको सेकंड वरीयता का मत बहुत ज्यादा आया था और वो राष्ट्रपति बन गए। तो ऐसा एक बार हो चुका है, मैंने नाम भी बताया, उदाहरण भी आपको दे दिया, और इस उदाहरण को आप याद रखेंगे भैया। द्वितीय वरीयता के अधिकांश मत गणना के आधार पर वराह वेंकट गिरी भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं। लगा कि वो हार जाएंगे, लेकिन अंत में वो जीत गए। भैया बहन, अब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज जो गठित की गई है,
उनमें कौन कौन लोग होते हैं, यानी कौन कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदार बनते हैं। भैया बहन, मैंने कहा कौन कौन से लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदार बनते हैं। सभी लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च पद के लिए वोटिंग हो रहा है। आम आदमी तो इसमें हिस्सा ले ही नहीं सकता। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी, जो संसद सदस्य तो कहलाते हैं लेकिन चुने हुए नहीं हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 और उसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। भैया बहन, राज्यसभा के उन 12 मनोनीत प्रतिनिधियों को, जो संसद सदस्य तो है, सभी अधिकार उनको मिला है, उनको सैलरी मिलती है, वर्क मिलता है, महत्वपूर्ण है वो, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में वो 12 लोग शामिल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो जनप्रतिनिधि नहीं है, उन्हें राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। उसी प्रकार लोकसभा में जो तो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग हैं, जिनका नॉमिनेशन हुआ है, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। भैया, राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही भागीदार बन सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है भैया, मैंने इसको नोट कर लेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज का 3 बात मैंने लिखा है, विस्तार से आप लिखिएगा। आप किताब की बातें परीक्षा में नहीं लिखिएगा, मेरी बातें आप याद रखिएगा और सब दिन याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें ये लोग शामिल होते हैं। पहला, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, नामांकित सदस्य नहीं, मनोनीत सदस्य नहीं। राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी विधान परिषद के सदस्य नहीं। राज्य विधानमंडल 2 भागों में बटा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा, विधान परिषद। राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, क्योंकि वही असली जनप्रतिनिधि हैं, उनको आम जनता ने चुना है। तीसरा, दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब देखने में तो आता है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन नहीं, वो केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी वहाँ पर विधानसभा है। इसी तरह पौंडीचेरी, जिसको अब हम लोग पुडुचेरी बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश तो है, लेकिन वहाँ विधानसभा भी है, वहाँ मुख्यमंत्री होते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। तो दिल्ली सिर्फ 2 विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी, इसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो भैया बहन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल बनाया गया है, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया है, उसमें ये लोग शामिल होते हैं। एक बार फिर से आप इसको जान लेंगे। लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भैया बहन, इन बातों को आपको याद रखना है। अगले दिन, अगली कक्षा में हम लोग बहुत ही सारगर्भित ढंग से स्थिर होकर राष्ट्रपति के अधिकारों को देखेंगे, उनके कार्यों को देखेंगे। आपके बुक में अलग अलग अधिकार नहीं है, मैं सारे अधिकार, विधायी अधिकार, राष्ट्रपति के कार्यकारी अधिकार, राष्ट्रपति के सैन्य अधिकार, राष्ट्रपति के न्यायिक अधिकार,
इन सभी राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार, इमरजेंसी राइट्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको 5 बिंदुओं में बना करके आपके सामने रखूंगा। भैया बहन, आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप इसी तरह रोज कक्षा में आया कीजिए और ERP एक बार जरूर सुना कीजिए। ERP पर भी ये वीडियो है, ये वीडियो बन रहा है, ERP पर ये वीडियो इंस्टॉल रहता है। आप एक बार वहाँ भी जा कर के ऑब्जर्व करेंगे और HW बना करके ज़रूर भेजेंगे। स्कूल में, विद्यालय में हम लोग रहते हैं, आप अपनी फेयर कॉपी लेकर के आराम से आ सकते हैं और आकर अपनी कॉपी करेक्शन करवा सकते हैं। भैया बहन, आज के लिए इतना ही। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।